हेलो, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चूँकि आप अगर यूट्यूब पे सुन रहे होंगे या फेसबुक पेज पे सुन रहे होंगे, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें। चूँकि आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा प्रेशर फील कर रहे हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे लोग जानकारी चाहते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में आज हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम बात कर रहे हैं बिहार के उस महान धरती से जहां अभी त्यौहार का दिन चल रहा है और हमारा महापर्व छठ का आगमन हो चुका है। तो इसी शुभ अवसर पे आप सभी लोगों के लिए यही कामना है कि आपका इस बार का जो रेलवे का एग्ज़ाम हो बहुत अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो, है ना। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से कुछ बातें बताते हैं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं उस प्रश्न का लेवल कैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार पूछे हैं कि इसका लेवल किस प्रकार से होगा और इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, रेलवे का जो पैटर्न है वो पिछले साल ही बदला था। 2018 वाला जो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया गया था, खासकर साइंस पोर्शन को लेकर के। बाकी मैथ रीजनिंग के पोर्शंस तो करीब करीब सेम थे। और जो आपका जीके वाला पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी और साथ में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शंस को ज़्यादा लिया गया था। हिस्ट्री वगैरह पे थोड़ा कम सवाल आए थे। तो इस बार जो टेक्निकल पेपर है, खासकर आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन वाला जो पेपर है, वो सेम पैटर्न्स रिपीट करने की संभावना है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी आपका जो एनटीपीसी का जो पैटर्न होता है उसमें आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन ठीक ठाक होता है, तो वो जैसे लिया गया था पहले वैसे ही होगा। इसमें नया कोई भी बदलाव आने की संभावना नहीं है। तो इसके लिए कोई भी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि नया पैटर्न पे कोई सवाल आएगा। दूसरी बात, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इस बार जो आप एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर मत बैठो, क्योंकि आपके मन में बहुत सारा भ्रम पैदा किया जा चुका है ना। वो पैदा क्यों हुआ है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। आपका सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें बताया है, जिससे आपके मन में कटअप को लेकर के बहुत सारा टेंशन है कि कटअप क्या जाएगा, इतनी कम वैकेंसीज आई है, इतना कम सीट है तो क्या जाएगा। मैं आपको बता दूं, कटअप एज इट इज जैसे पहले जा रहा था वैसे ही जाएगा। क्योंकि इसका एक सबसे समझने वाला बात क्या है कि जो आपका वैकेंसी आई है वो चाहे आरआरबी एएलपी की वैकेंसी हो, टेक्नीशियन की हो या एनटीपीसी का हो या आरपीएफ वाला वैकेंसी हो, ये चारों ही वैकेंसी, पांचों वैकेंसी सारा एक ही समय पे आ चुका है, ठीक है। एक वैकेंसी के बाद दूसरा वैकेंसी का डेट है, एक दूसरे के बाद तीसरा का एग्जाम हो जाना है, तो सारा ये सिलसिलेवार तरीके से और सब वैकेंसी कहीं ना कहीं एक जगह पे आ गया है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो इस प्रकार से आपका आरआरबी ने ठीक ठाक सीट दे दिया है और एक स्टूडेंट का सिलेक्शन एक ही सीट पे होना है। अगर उसका सिलेक्शन दूसरे सीट पे हो भी जाता है तो ज्वाइन वो एक ही सीट पे करेगा। ये समझने वाला बात है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए कि जैसे जिस एग्जाम में आपका पीटी और मेंस होंगे उसका कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, जैसा आपके मन में भ्रम पैदा किया जा चुका है कि कटअप बहुत ज्यादा जाएगा। कटअप एज इट इज वही जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा भी है कि क्या स्कोर जा रहा है, और उसके बिहाफ पे हम जब देख रहे हैं तो आज भी कटअप वही है जो पहले हुआ करता था। पर हाँ, जिस एग्जाम में पीटी और मेंस नहीं है, जिसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होना है, सिर्फ आपका मेंस ही डायरेक्ट होगा, उस एग्जाम के कटअप थोड़े से ज्यादा जाने की संभावना है। क्योंकि एग्जाम एक है तो उसमें थोड़ा सा कटअप ज्यादा जाएगा, क्योंकि सीट उसमें थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का पहले एएलपी में हो जाएगा वो टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं करेंगे और वही लोग कटअप बढ़ाएंगे भी। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उस तरीके से कटअप नहीं जाएगा जिस तरीके से आपके मन में कल्पना किया जा चुका है। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत हो। यदि आप आरआरबी एएलपी वाला एग्जाम दे रहे हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और 55 का स्कोर पार कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपका पीटी हो जाने की संभावना है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो, 50 और 55 के बीच में आप स्कोर कर पा रहे हो, तो संभावना है कि पीटी आपका भी हो जाएगा। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट अगर आप 45-50 को छू रहे हो तो आपका पीटी हो जाएगा। हाँ, मेंस के एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां पे आपको 5 नंबर बढ़ाकर लाने की जरूरत होगी। थोड़ा 5 नंबर अपना स्कोर को इंक्रीज करके जाना,
क्योंकि वहां पे जब जो स्टूडेंट बैठेंगे, जो पीटी निकाल करके बैठेंगे, वो सारे स्टूडेंट अच्छा ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे 5 नंबर आपका कटअप इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका एएलपी से रिलेटेड था। पर अगर आप टेक्नीशियन वाला पोर्शन को देख रहे हो और आप जनरल के स्टूडेंट हो, तो आपको 60-65 नंबर, 65 को आपको टच करना पड़ेगा। 65 प्लस हो तो ज्यादा अच्छा है। जनरल वाले स्टूडेंट के टॉप टेक्नीशियन में आराम से होने की संभावना है। वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपको 60 का स्कोर पार करना पड़ेगा, तब आपको आराम से टेक्नीशियन वाला रिजल्ट हो सकता है। और एससी एसटी वाले को 55 के आसपास का स्कोर पार करना पड़ेगा, तब ये आपका सिलेक्शन आप करीब करीब मान के चलो कि हो जाना चाहिए। बाकी अलग अलग बोर्ड में कटअप थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर ये आपका एक पिछला आकलन है, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे कि यही आसपास में आराम से रिजल्ट होने की संभावना है। तीसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सेट हो चुका है कि अब क्या करें, 25 दिन ही बचा है और 25 दिन में ऐसा क्या कर दे ताकि हमारा सिलेक्शन हो। 25 दिन में बहुत सारे क्रैश कोर्स चालू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रैश कोर्स चालू हो जाएंगे कि फुल रिवीजन करवा रहे हैं। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि बिल्कुल भी उतना ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बस एक छोटा सा फंडा आप मान लो और विश्वास के साथ एग्जाम दो, आपका पीटी 100% होगा। नया पढ़ना छोड़ दो, अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुराना जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने नोट्स तैयार किया है, उस नोट्स को रिवाइज करो। चूंकि किताबें में बहुत कुछ लिखी होती है, आपके नोट्स में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और आपका सिर्फ वही है जो आपके पास जा चुका है, जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे, जो आपके साथ जाएगा उतना ही आपका है। बाकी कॉपी में लिखा हुआ सारी चीजें आपका नहीं है। तो कभी भी इस चीज को कतई मत मानो कि हमें किसी का क्रैश कोर्स ले लेंगे और वहां से हम रिवाइज कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन रट करके आप रिजल्ट नहीं दे सकते। कॉन्सेप्ट समझ करके 10-20 क्वेश्चन बना सकते हो। विश्वास के साथ अपने कॉपी को रिवाइज करिए, नया पढ़ना छोड़ दो। पहली बात, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करो। जीके का पोर्शन जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वहीं पे ड्रॉप करो। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर लो। करंट अफेयर्स को आना तय होता है और उससे आप नंबर गेन करो। मैथ रीजनिंग का क्लासेस आप कर चुके होंगे, तो मैथ रीजनिंग के पूरे एक्सरसाइज को बनाने मत बैठो, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि पूरा एक्सरसाइज आप फिर से बना दो। विश्वास के साथ क्लास के नोट्स जो भी आपने तैयार किया है, उस नोट्स के एक एक प्रश्न को देख लो, उसके एक एक मेथड को समझ लो कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, कौन सा तरीका अप्लाई करना होता है। ये सारी चीजें कर लो, आपका मैथ्स का तैयारी हो जाएगा। रीजनिंग वाले भी पोर्शन में आपको यही काम करना है। मतलब कहने का यह हुआ कि आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को रिवाइज कर लो, फॉर्मूला वगैरह को अच्छे से याद कर लो, और जैसे एज इट इज आप टेस्ट वगैरह देते थे वैसे वहां से एग्जाम दे करके आओ। पीटी नहीं हुआ तो हम आकर के कहना कि इस तरीके से हम दिए, मेरा पीटी नहीं हुआ। लेकिन यदि आप फालतू के इधर उधर की चीजों में फंसोगे, आपका समय खराब होगा, फालतू का खुद ही परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, और इस तरीके से आपका पीटी भी होने की संभावना ही बना रह जाएगा। उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे बाद भी अगर आपको कोई और परेशानी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि आपको इस आरआरबी के एग्जाम में और क्या समस्या आ रही है। कुछ बच्चों का कॉल आया था, वो कॉल में कुछ और बातें बताएं जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम उससे स्कोर के बारे में बात करते हैं कि आपका अभी स्कोर कितना आ रहा है, तो वो दो बातें बताएं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट मारते हैं तो उनका स्कोर 55-60 के आसपास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मॉक टेस्ट मारते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे क्लासेस के मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जब उस मॉक टेस्ट को मारते हैं तो उनका स्कोर 40 के आसपास आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लेवल के हिसाब से सेट किया हुआ है, और जो मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से सेट किया हुआ नहीं है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश किए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मॉक टेस्ट बनेंगे उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलेगा। तो बस एक प्रैक्टिस का एक चीज है जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, समय को मैनेज करते हो उसके हिसाब से, तो उसमें कटअप अगर कम, उसमें आपका स्कोर अगर कम भी हो रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मॉक टेस्ट का 40 वाला स्कोर आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 50 पार कर रहा है।
तो बिल्कुल इससे आप टेंशन मत लीजिए। तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट देते रहिए, उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, उससे आप थोड़ा टाइम को मैनेज कर पाओगे। और आपका स्कोर थोड़ा कम भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर वाले सेट में अगर 50, 55, 60 आ रहा है तो एज इट इज ठीक है, आपकी तैयारी सही है, आपका पीटी होने की संभावना है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपके मन में उत्पन्न हुए, जिससे आपको एक डर सा पैदा हो गया है। और उस डर की वजह से क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई सही नहीं हो रही, आप रिवीजन सही से नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल सबसे पहले अपने दिमाग से फ्रस्ट्रेशन को निकालो, टेंशन निकालो, डर निकालो, और अपने जो भी नोट्स तैयार किया है उस नोट्स को लेकर के बैठो, और इस 20-25 दिन जो भी आपको टाइम मिला है रिवीजन कर डालो, सारे चीजों को रिवाइज कर लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, सही तरीके से। दोस्तों से बात करते रहो, डिस्कस करते रहो, कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात करते रहना जरूरी है। तो दोस्तों से बातें करो, डिस्कस करो चीजों को लेकर के, है ना। अलग अलग तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर एज इट इज जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे आप पढ़ते रहो, करंट अफेयर रेगुलर एग्जाम के लास्ट तक पढ़ते रहना है ना। और इसके बाद आप एग्जाम दे करके बिल्कुल शांत मन से एग्जाम दे करके आना, बिल्कुल आसपास के माहौल की बातों को सुनते हुए, आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है जिसमें लोग जो बातें बोल रहे होते हैं उन बातों को इग्नोर करते हुए, छोड़ते हुए चीजों को आप दे करके आना, आपका एग्जाम सही होगा। क्योंकि अपने टाइम से ही हम ये चीजें देखते आ रहे हैं कि आपके आसपास के लोगों से जब आप बात करोगे ना कि क्या स्कोर हो रहा है, वो 80 तक बोल देंगे, 85 बोल देंगे, 75 बोल देंगे, 60 बोल देंगे, जो मन आएगा वो बोल देंगे। पर सच यही है, स्कोर एवरेज ही होता है और हमेशा ही होगा। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम में जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग को मैनेज करने में समय लगता है। और जब ओवरऑल चीजें देखा जाता है, चाहे वो कितना भी तेज स्टूडेंट क्यों ना हो, वो भी एक एवरेज स्कोर से थोड़ा सा अच्छा कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाता। तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, रिवाइज कीजिए पिछले कॉपी को पूरा निकाल करके और ढंग से एग्जाम दीजिए, शांत मन से एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। यही आशा और विश्वास के साथ इस बार जो छठ का पूजा अभी बिहार में आ चुका है, थोड़ा छठ का पूजा करना भी जरूरी है, आप उसमें इन्वॉल्व भी रहना जरूरी है, उसमें भी थोड़ा सा आपका समय जाएगा। तो पूजा पाठ करते हुए, चीज़ों को मानते हुए और पढ़ाई जारी रखना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, ताकि और बच्चों का जो समस्या है उसका निदान किया जा सके, जो उनके मन में डर है वो डर को क्लियर किया जा सके और उनके सिलेक्शन होने में थोड़ा मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।